अब आ जाते हैं लेक्चर 3 के पार्ट 2 की तरफ, जो कि स्लाइड नंबर 13 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट की कितनी क्लासेस हैं या उसको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम क्लास एंड हैव द सेम वैल्यू ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, तो फिर वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब सिमिलैरिटी या एक जैसी ही होंगी। इस तरह यहाँ इसकी एग्जांपल हम ले लें, जिस तरह कार के हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं कार 1, और इस कार की क्लास का हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया कार 2। अब यहाँ पे देखें, इसमें एक पॉइंट है कि सेम वैल्यू ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स, लेट सपोज अगर ऑब्जेक्ट 1 का यहाँ कलर कोई 15 है, तो ऑब्जेक्ट 2 का भी 15 ही होगा। और यही एट्रीब्यूट जो मॉडल है, लेट सपोज 1950 है, तो इस ऑब्जेक्ट 1 का अगर 1950 है तो इसका भी 1950 ही होगा, सेम टू सेम। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यू सेम होंगी। तो जारी बात है इसके जो फंक्शंस हैं वो भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम ही आउटपुट देंगे। तो इस वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या है, आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। या फिर हम इसको दूसरे अंदाज में कह सकते हैं कि कॉपीज हैं, जिस तरह हम 2 कॉपीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट्स दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। तो इसका दूसरा जो पॉइंट है या दूसरा इसका जो कैटेगरी है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं एंड बिहेवियर्स। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या होंगी, सेम क्लास की ऑब्जेक्ट्स होंगे। पहले में क्या था, एक ही क्लास के 2 ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात थी, लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उनके एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है और बिहेवियर्स या फंक्शंस। जिस तरह यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट 1 बना है, उसमें ये क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स इस ऑब्जेक्ट की भी हैं और यही वेरिएबल्स इस ऑब्जेक्ट में भी यूज हुए हैं, क्योंकि कलर, मॉडल, मेक, ईयर और फ्यूल टाइप, ठीक है। और इस तरह ये फंक्शंस ये भी इस ऑब्जेक्ट 1 में है और इस ऑब्जेक्ट 2 में भी ये यूज है। लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं वो अलग हो सकती है। जिस तरह कलर का, लेट सपोज यहाँ इसका ऑब्जेक्ट 1 का 20 है, इस केस में 35 हो सकता है, इस 40 हो सकता है, कोई भी कलर हो लेकिन डिफरेंट होगा इन सारे एट्रीब्यूट्स का। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेम वैल्यूज नहीं है। जिस तरह ऊपर के केस में वैल्यूज सेम थी एट्रीब्यूट्स की, यहाँ पे सिर्फ नाम सेम होने चाहिए और बिहेवियर या जो फंक्शन के नाम है। इस तरह यहाँ फंक्शन के नेम इसकी भी सेम होंगे, इसकी भी। और ये इसके अलावा कि इस ऑब्जेक्ट 1 का जो फंक्शन स्टार्ट है वो क्या आउटपुट दे रहा है, और ऑब्जेक्ट 2 है इसका जो स्टार्ट फंक्शन है वो क्या आउटपुट दे रहा है। और ये जो एट्रीब्यूट नेम्स हैं, इसकी वैल्यूज जो भी हों, लेकिन ऑब्जेक्ट 1 में ये जो एट्रीब्यूट के नेम है ये यूज हो रहे हो, और ऑब्जेक्ट 2 भी इसी में भी इस तरह के ही नेम यूज हो रहे हैं। तो वो क्या है, सेम क्लास से हो सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स सेम है, बिहेवियर भी, लेकिन इनकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखें, नॉट नेसेसरीली द सेम एट्रीब्यूट वैल्यूज। और इसकी जो थर्ड कैटेगरी है, अब इसकी जो थर्ड कैटेगरी इसमें है कि 2 ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिमिलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस। एक्शंस के मतलब फंक्शंस, सिमिलैरिटी हो। जिस तरह इस केस में कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं ऑब्जेक्ट 1 के और ऑब्जेक्ट 2 के मैच कर रहे हो, तो इसका मतलब सिमिलैरिटी कुछ है। और इस तरह के जो फंक्शंस हैं वो भी सिमिलर नेम्स के साथ हो, मतलब 3 है, 3 में 2 जिसके साथ मैच कर रहे हो इसके साथ मैच कर, तो सिमिलैरिटी है। तो इसको हम कहते हैं ये दोनों रिलेटेड हैं, कुछ कुछ ताल्लुक इनका आपस में बनता है। तो ये इसकी 3 कैटेगरीज आ। अब आ जाते हैं जावा क्लास। रियल वर्ल्ड प्रोग्राम, जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू। लेकिन जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं, जो रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स बेस्ड हैं। जिस तरह हमने कार्स की ऑब्जेक्ट्स की बात की, फिर इंसानों की से रिलेटेड बात की, या जैसे इससे पहले हमने हॉस्पिटल की बात की, हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए।
तो इस वजह से हम सॉफ्टवेयर भी या प्रोग्राम्स भी ऐसे बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स हो। इस तरह जावा में ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं। अब जावा में हम क्लासेस बनाते हैं, उस क्लास को एज ऑब्जेक्ट हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने गाड़ियों से रिलेटेड बात की, गाड़ियों की क्लास हम बना ली और उसको किसी एक खास नाम से के जरिए हमने एक्सेस किया इस केस में। तो यहां भी हम इस तरह ही करेंगे कि क्लास बनाएंगे, उसको फिर एक नाम देंगे, तो वो नाम क्या होगा, बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट होगा उस क्लास के लिए। अब सबसे पहले आते हैं क्लास में हम क्या क्या स्पेसिफाई करते हैं। उसमें आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, वेरिएबल्स या इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, ये सारे आ गए। और बिहेवियर, बिहेवियर मतलब फंक्शंस या मेथड्स। जिस तरह इस केस में है, ये क्लास है पब्लिक क्लास सर्कल। अब सर्कल की क्लास है, ये इसका स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब इसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स। इसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, प्राइवेट इंट रेडियस। और फिर जो बाकी हैं ये सारे इसके क्या है, फंक्शंस हैं। तो हर एक क्लास इस तरह ही होगा कि इसमें एट्रीब्यूट्स होंगी और उससे रिलेटेड फंक्शंस होंगी। ऑल क्लासेस आर यूनिक बट कैन बी रिलेटेड। अब जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी यूनिक होंगी, लेकिन हाँ कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि रीयूज ऑफ कोड, कि आप उस कोड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, फिर उस कोड को आप यूज कर लें कहीं भी। लेकिन इसका जो आखिरी पॉइंट है, टू पुट द क्लास इनटू एक्शन, आपने क्लास को किस तरह इस्तेमाल करना है। हम उसका एक इंस्टेंस डिक्लेयर करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हम इसका फिजिकल एग्जांपल भी करेंगे। जिस तरह अब ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास को हम नेटबीन्स में इसको यूज करेंगे। अब यहाँ मेन फंक्शन है, ठीक है, वही आपने वो प्रोजेक्ट बनाना है जावा का। अब यह मैं इसकी अब सर्कल की क्लास बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रेडल प्रोजेक्ट है, ठीक है, पैकेज, इसकी यहाँ मेन फंक्शन है, मेन जावा है, मेन क्लास डॉट जावा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, न्यू पे जाके जावा क्लास। यहाँ पे मैंने जावा क्लास पे क्लिक किया और मैं यहाँ लिखूंगा सर्कल, लेकिन सी कैपिटल लिखना है, CLRCL। अब फिनिश क्लिक करना है। फिनिश के बाद अब ये क्लास बन गई। अब मैंने वहां से कोड कॉपी किया है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा, इसको रिमूव कर लूंगा क्योंकि पूरे कोड में मौजूद है पब्लिक क्लास जावा। अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखें, सर्कल की क्लास है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड है। लेकिन अब इसको देखें, क्लास किस पे बेस्ड होती है, एट्रीब्यूट्स, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, वो क्या है, रेडियस। और इसके जो मेथड्स हैं, अब इसके मेथड्स जितने भी हैं, इन सब में वो एट्रीब्यूट्स ही यहाँ यूज होंगे जो कि आपने टॉप में डिक्लेयर किए थे। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स की बारी आती है, जितनी भी एट्रीब्यूट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, और उसके बाद फिर इसके जो मेथड्स आते हैं वहां पे एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले देखें पब्लिक सर्कल। अब ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसका हम कंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर है क्या। लेकिन यहाँ पे आप देखें, क्लास नेम और ये मेथड नेम सेम हो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो कि इस मेथड को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसका जो नेम है, फंक्शन का नेम है, वो क्लास के नेम की तरह ही है, सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पे इधर एक वैल्यू इसमें इनपुट आती है जो कि इस रेडियस में सेव होगा, और ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आप इस सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो इसका फिर हम सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन भी अभी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी सिर्फ हम इसको समझ जाएं। तो ये डायमीटर है, डायमीटर जब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस डायमीटर को कॉल करोगे सर्कल के, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पब्लिक इंट, इंट का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप है, ये मांग रहा है वापस। तो ये क्या रिटर्न टाइप मांग रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो रेडियस की जो वैल्यू पास होगी वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगी और रिटर्न होगा।
और इस तरह इसको देखिए पब्लिक डबल एरिया, इनपुट वैल्यू कोई नहीं है, ये हमें रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय मैथ बाय पाई। पाई की जो वैल्यू है 3.14 और यहाँ पे डबल। अब मैंने इसको सेव किया। सर्कल को हम कहाँ से एक्सेस करेंगे? इस मेन फंक्शन से हम इसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड में फील्ड्स, जो कि हम पहले ही काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओनली वन फील्ड इज स्पेसिफाइड, रेडियस। जिस तरह यहाँ पे रेडियस एट्रीब्यूट क्या है? एक ही एट्रीब्यूट यूज हुआ है। और उसके बाद फिर डेटा इंकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन जैसे हमने बैंक की एग्जांपल दी थी कि जो दूसरे लोगों के लिए विजिबल हो और दूसरे लोगों के लिए विजिबल ना हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। इस केस में जब भी कोई आउटसाइडर सर्कल को एक्सेस करेगा इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो इस रेडियस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बल्कि वो सिर्फ इन फंक्शंस को ही यूज कर सकता है, इस रेडियस को वो नहीं छेड़ सकता। तो ये डेटा एनकैप्सुलेशन आ गया इसमें। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमें ये नहीं जानना कि डायमीटर का प्रोसेस ये के अंदर ये कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है। हमने सिर्फ एक वैल्यू इसको देनी है और ये हमें डायमीटर जो इस सर्कल का है वो हमें इसने वो वैल्यू हमें रिटर्न करना है, हम चाहे वो जैसे भी प्रोसेस करें। तो इसमें आ जाते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है क्या? कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लें या डिक्लेयर कर लें तो उसी वक्त ही उस क्लास के जो फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएं या उसकी जो वैल्यूज हैं वो अलॉट हो जाए। और इसका जो कंस्ट्रक्टर किस तरह बनते हैं? ऑलवेज हैज सेम नेम एज क्लास। जिस क्लास का नेम है उस फंक्शन का नाम भी सेम टू सेम ही होगा। इस तरह यहाँ पे देखें, पब्लिक क्लास सर्कल है और इसका जो फंक्शन है पब्लिक सर्कल। इसको हम अब थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन अब सिर्फ ये जानना जरूरी है कि फंक्शन का नाम भी क्लास के नाम के साथ ही सेम टू सेम। अब क्लास में या तो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन आप उस कंस्ट्रक्टर्स एक या एक से ज्यादा भी बना सकते। लेकिन इन केस अगर आपने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो JVM जावा वर्चुअल मशीन एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ही बना लेता है और उसकी जो वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता है। और इस तरह सर्कल की क्लास है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? पब्लिक सर्कल, और इसकी इनपुट पैरामीटर है। और फिर इसको यूज किया गया है यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है, रेडियस इज इक्वल टू रेड। अब जो इनपुट वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर होगी रेड में, और रेड किसको पास कर रहा है? रेडियस में। अब इसका जो दूसरा पॉइंट ये है कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक डिक्लेयर होगा, क्योंकि इसको आउटसाइड से आप एक्सेस कर रहे हैं, इसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे दिखाई गया है कि एक पैरामीटर ये इनिशियलाइज कर रहा है। अब इसका हम एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं या फंक्शंस, उसको हम 3 टाइप्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है उसका ताल्लुक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ है। अब इसका सिंपल हम एग्जांपल कर लेंगे कि वो कब कॉल होता है? जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। इस केस में सर्कल में मैंने अब सर्कल की क्लास है, अब हमने 3 कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं। सर्कल का देखें, इनपुट पैरामीटर नल है, मतलब एम्प्टी है। दूसरा क्या है? सर्कल इंट रेड। अब ये क्या है? एक पैरामीटर है। अब जिस तरह यहाँ पे देखिए इसका क्या आउटपुट निकलेगा? नो इनपुट पैरामीटर। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो इनपुट पैरामीटर एम्प्टी देंगे या नहीं देंगे, और जब हम इनपुट पैरामीटर कोई वैल्यू देंगे तो फिर क्या होगा? ये वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगा कि विद 1 पैरामीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये क्या है? फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स। जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें 2 पैरामीटर्स देंगे इनपुट,
तो ये वाला कॉल होगा। अब आइए यहाँ पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले इस एम्प्टी को देखिए कोई एरर नहीं दिया क्योंकि हमने वहां पे बनाया हुआ है। मैं इसको कॉल करूंगा। अब यहाँ पे देखिए सर्कल क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू न्यू सर्कल। अब ये इसका एक फॉर्मेट है कि इस तरह हमने लिखना है। ठीक हो गया। ये सर्कल कैपिटल सी से स्टार्ट है और यहाँ भी देखिए न्यू कैपिटल सी, और ये सर्कल क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि आउटपुट हमारे लिए क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखें आउटपुट हमारे पास क्या है, सर्कल फंक्शन विद नो इनपुट पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ हमने इनपुट नहीं दिया। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। अब 2 मैंने लिखा तो ये क्या है, एक इनपुट हमने पैरामीटर दिया है, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टर पे सबसे पहले ये नो इनपुट पैरामीटर्स वाला एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है फंक्शन उसके साथ मैच कर रहा था। अब सेकंड जो है वो बेसिकली इसके साथ मैच करेगा, क्योंकि जो और ये वाली बॉडी कॉल होगी और ये आउटपुट आएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं, एग्जीक्यूट, तो यहाँ देखिए विद 1 पैरामीटर। और अब मैं 2 का कर लूं, लेट सपोज मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो इसका मतलब ये 2 इनपुट पैरामीटर्स हैं। तो ये वहां जो क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि फंक्शन का नाम इस क्लास की तरह सेम है, और वहां कंस्ट्रक्टर में हमने 2 पैरामीटर्स का भी बनाया हुआ है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा वहां पे वो 2 पैरामीटर्स का एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सर्कल में देखें, लेट सपोज मैं यहाँ 3 पैरामीटर्स का कर लूं तो ये मुझे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है, नॉट सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन इस पे नजर आ रही है, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर सर्कल इंट इंट इंट, क्योंकि इनपुट पैरामीटर्स मैं क्या दे रहा हूँ, इंटीजर्स हैं, तो वहां पे ये मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज डबल लिख दूं तो ये मुझे फिर उसमें एरर देगा, क्योंकि अब ये क्या है, एक इंटीजर है दूसरा डबल है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 को हटा भी लूं तो अब ये मुझे एरर देगा, क्योंकि 2 और 3, ओ नहीं 2, क्योंकि 3 को भी कंसिडर कर रहा है, उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, इसमें फिर मसला आ जाएगा। चलो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3.5 कर लेता हूँ। अब देखें क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे टॉप पे देखिए इनकम्पेटिबल टाइप, मतलब जो टाइप है वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 है जो कि इंटीजर है और 3.5 क्या है, फ्लोट है या डबल है। और वहां पे हमने इनपुट्स में क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है, कि दोनों इनपुट्स इंटीजर के टाइप होंगे। और यहाँ पे अगर देखें पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, क्योंकि डबल से इंटीजर में कन्वर्जन नहीं होता, वो फिर यूजर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें वैल्यू 4 भी आ सकती, 3.9 4 की इक्विवेलेंट है या 3.2, तो इसमें कन्वर्जन में मुश्किलात आती हैं। इस वजह से ये हमें एरर दे रहा है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसको मैं जब 3 करूंगा तो अब ये सही हो जाए। और इसके फिर जो दूसरे हैं एक्सेसर्स हैं एंड म्यूटेटर्स, जिसको हम नॉर्मली सेटर्स एंड गेटर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे रीड द वैल्यू ऑफ ए फील्ड, अब ये रिटर्न मांग रहा है, तो ये क्या है, एक्सेसर्स हैं, ये गेटर्स का काम करते हैं कि वैल्यू फंक्शन से हमने गेट करना है। और म्यूटेटर का मतलब क्या है कि आप वैल्यू पास करे हो कि उस फंक्शन में प्रोसेस हो जाए एज एन इनपुट पैरामीटर। और ये सारी चीजों हमने डायमीटर्स की हुई, डायमीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया, ये हमें क्या कर रहे हैं, वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्सेसर्स या गेटर्स है, ये वैल्यूज हमें गेट करवा रही है। अभी मैं इसमें सर्कल की जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो हटा दूं, इनका ये सिर्फ मैंने एज एन एग्जांपल आपको किया था। इसमें जो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए रेडियस का, ठीक है, यहाँ पे इनपुट रेड में आ जाएगा और वो रेडियस में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस इस क्लास में पूरा एक्सेसिबल है, और ये जो रेड है रेडियस का, ये सिर्फ इसकी रेंज सिर्फ ये है,
ये लोकल एक वेरिएबल है जिसकी रेंज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो जाती है, और इस रेट को हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको पहचानेगा ही नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ अगर लिखूं रेड, अभी देखो इसको नहीं पहचानता। ठीक है, तो इस वजह से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रेडियस, और वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, रेडियस में, जो कि इस पूरे क्लास में एक्सेसिबल है या रीडेबल है। तो अब इसका हम, और ये हाँ, और दूसरा पॉइंट, ये जो डेमीटर देखें, ये डेमीटर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, एरिया भी रिटर्न कर रहा है, भिजवा रहा है। तो ये इस केस में क्या है, ये एक्सेसर्स है, रीड द वैल्यू ऑफ फील्ड, ये रीड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है वापस। इसमें स्टैटिक का है, स्टैटिक फंक्शन जो है वो किस तरह कॉल होते हैं, तो बगैर ऑब्जेक्ट के, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लेक्चर के लास्ट स्लाइड में वो मौजूद है। मेन क्लास, अब मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और उसको अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, जिस तरह यहाँ मेन क्लास ये हो गया। यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने लिखा है, इसमें मैं लिख देता हूँ 10। अब ये क्यों कुछ एरर दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया, वो जो कंस्ट्रक्टर थे वो सब हटा लिए, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर छोड़ दिया, वो के इनपुट पैरामीटर के लिए, इस वजह से मुझे एरर दे रहा था। अब यहाँ पे मैंने 10 लिखा, जैसे ही पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जिस तरह ये वाला सब, ये हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो जाएगा और रेडियस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगा, उसके बाद फिर ये वाली प्रोसेसेस हो जाएंगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं, एग्जीक्यूशन के बाद देखें सबसे पहले क्या हुआ, सर्कल फंक्शन विद 1 पैरामीटर, सबसे पहले 1 पैरामीटर एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये वाली सिस्टम, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी आप लिख सकते हैं, सब सेम। तो उसको अभी उसी के हिसाब से करें। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट था जब इसको हमने प्रिंट एलन में कन्वर्ट करना है तो कॉमा के बजाय हमने यहाँ पे प्लस लिखना है, जिस तरह बाकियों में हमने लिखा है। ठीक है, जब प्लस लिखेंगे तो अभी सही हो गया प्रिंट एलन में। उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लें तो सबसे पहले वही रिजल्ट प्रिंट होगा, जिस तरह यहाँ पे टॉप में हो रहा है। ठीक है, सर्कल विद 1 पैरामीटर, उसके बाद फिर ये वाला प्रिंट हो गया, रेडियस विथ ऑफ 5 या 10। ठीक है, सर्कल डॉट डायमीटर, सर्कल क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमने बना लिया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डायमीटर कॉल किया। सर्कल डॉट सर्कमफेरेंस, सर्कल डॉट एरिया। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इनमें इनपुट पैरामीटर्स नहीं, इनपुट पैरामीटर्स ये डायरेक्टली हमने कॉल किए, और जो वैल्यू हमने पास किया ऑब्जेक्ट की थ्रू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ इनपुट कोई भी वैल्यू दे दें। ठीक है, इस तरह एंड ए, तो फिर आप यहाँ पे ए अगर यूज करना है या नहीं यूज करना, तो मैं यहाँ पे देखें डायमीटर पे, फिर ये भी मुझे एरर देगा। ठीक है, डायमीटर पे मुझे एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनपुट पैरामीटर नहीं है। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ 13, तो अभी एरर नहीं दे। ठीक है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों सेम, फर्क नहीं है इसमें। तो यहाँ से मैं हटा दूंगा, ये हम खैर नेक्स्ट लेक्चर्स में भी करते जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, जो कि यहाँ पे हमने वो क्लास बना लिया ये। ठीक है, अब यहाँ इसको हमने समझ लिया, क्लास बाय इटसेल्फ इज ए टेम्पलेट। तो क्लास क्या है, ये एक टेम्पलेट है, सांचा है, और ये गैर फाल है जब तक कि हम इसका ऑब्जेक्ट ना बना लें या इंस्टेंस ना बना लें। और हम इस जावा में इंस्टेंस किस तरह बनाते हैं, क्लास नेम, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर या ऑब्जेक्ट नेम, जिस तरह नीचे देखें इस सर्कल का बना है। क्लास नेम क्या है, सर्कल, जो हमने क्लास बनाई थी सर्कल की। आइडेंटिफायर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है सर्कल, इज इक्वल टू न्यू, क्लास नेम वही क्या है, सर्कल है, और आर्गुमेंट्स डिपेंड करता है कि आपने देने ही यानी वो आपके कंस्ट्रक्टर पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है एक पैरामीटर का, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया
तो यहाँ आर्गुमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस स्लाइड का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट है, द लेफ्ट हैंड साइड इज डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट वेरिएबल। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे आ रहा है सर्कल, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। लेकिन ये राइट साइड का अब क्या है, द राइट हैंड साइड इज इंस्टेंशिएटिंग द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द क्लास कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या कर रहा है, इंस्टेंशिएटिंग जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उनको ये वैल्यूज पास कर रहा है स्टार्टिंग के लिए। जिस तरह 10, जिस तरह हमने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया, तो ये क्या करे, ये उस जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं उन वेरिएबल्स को वो स्टार्टिंग वैल्यूज दे रहा है, जिस तरह 10। और इसके बाद जब जितनी फंक्शन भी कॉल करेंगे तो वो 10 पे ही एग्जीक्यूट होंगे, जिस तरह अभी हमने इस एग्जांपल की। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है सर्कल, और ये क्या कर रहा है राइट हैंड साइड वाला, इंस्टेंशिएटिंग कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को और वहां पे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको। अब आ जाते हैं रेफरेंसिंग कि रेफरेंसिंग क्या है। अब यहाँ पे देखें, हम ऑब्जेक्ट को दूसरे तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर लिया। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें ये हमने किया, इसको हमने अलग अलग कर लिया। ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बना लिया, और सेकंड लाइन में क्या किया, हमने इंस्टेंशिएट कर लिया। मतलब एक लाइन को हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे भी सेम टू सेम रिजल्ट ही आएगा। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हीप में क्रिएट होता है। अब हीप के बारे में हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट मेमोरी अलॉट हो जाती है या फिर एक रूम अलॉट हो जाता है उस हीप में। जैसे आपको हीप का पता है, जिस तरह ढेर होता है। अब इसको समझाने के लिए, जब भी हम कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट्स सपोज सर्कल, ठीक है, अब ये सर्कल ऑब्जेक्ट बना लिया हीप में, तो इसके लिए खास जगह उस क्लास से रिलेटेड अलॉट हो गई, इसमें एट्रीब्यूट्स सारे ऐड होंगे और जो फंक्शंस हैं उनका पूरा प्रोसेस इस एरिया में होगा। और इसको हम फिर क्या कर, इस तरह इसका स्टार्टिंग एड्रेस है लेट्स सपोज 1122, ठीक है, इस सर्कल का, और इस पूरी एड्रेसेस हैं फिर इन द फॉर्म ऑफ अरे लिस्ट या अरे हो गया, ठीक हो गया। जब हमें इस और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो स्टैक में यूज होगा। अब स्टैक में सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो जो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू या इंटीजर फ्लोट वैल्यू स्टोर होते हैं जिसमें एड्रेसेस इन्वॉल्व नहीं होते। हीप में वो वाली ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं जिसमें अरे इन्वॉल्व हो या फिर पूरा एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यूज उस वेरिएबल में स्टोर हो, तो वो हीप में स्टोर होती है। अब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है, तो उसमें हीप में एक जगह अलॉट हो जाएगी और उसका स्टार्टिंग एड्रेस उस ऑब्जेक्ट की में स्टोर हो जाएगा एज अ रेफरेंस, और वो कहाँ पे मौजूद होगा, स्टैक पे। अब जिस तरह मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ तो स्टैक में ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग, ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा और फिर 1122 स्टार्टिंग एड्रेस है, तो ये डायरेक्टली हीप में जाएगा, और हीप में जाने के बाद 112 की स्टार्टिंग एड्रेस में जितनी वो वैल्यूज पड़ी हैं या प्रोसेस करना है वो प्रोसेस होके कर लेगा। और अगर आप इस रेफरेंस को या लिंक को खत्म करना है तो आपने इसको सिंपल बस नल लिख देना है। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बता दूं कि जब तक आप इस सर्कल में ये नहीं लिखेंगे न्यू सर्कल, तब तक हीप में जगह अलॉट नहीं होगी। जब आप इज इक्वल टू न्यू सर्कल लिखेंगे तो न्यू का मतलब क्या है, हम इसको इस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यू का मतलब है कि आपने एक जगह इसको लिए अलॉट कर। तो अब यहाँ हम सिंपल एक और ऐड कर लें, इज इक्वल टू नल कर लेते हैं। अब इसको रन करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जगह अलॉट होती है इस केस में। लेट्स सपोज मैं यहाँ इसको मैं कंसीडर कर दूं नल, तो अब क्या होगा, ये प्रोसेस इसको रन करूं
तो यहाँ पे देखें एरर दे रहे क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक को खत्म कर लिया। इस केस ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट वन पैरामीटर वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर ये प्रोसेस नहीं चला क्योंकि यहाँ पे हमने वो हीप और जो स्टैक ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है उसको हमने खत्म कर लिया इस पॉइंट। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत अंदाजा इससे हो गया होगा। अब स्लाइड 22, तो इसमें यहाँ पे ये है कि आप ये जो हीप का एड्रेस किया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे सर्कल है, तो मैं इस हीप को मैं 2 या 3 इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स के नाम दे सकता हूँ। लेट्स सपोज सर्कल है तो मैं सर्कल 1 करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सर्कल एड्रेस है 1122, तो मैं अब करूँगा यार इस एड्रेस पे 2 नाम आ जाए, 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाए सेम, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर लूंगा कि सर्कल। अब यहाँ पे देखिए सर्कल 1, जिस तरह हम इंटीजर a लिखते हैं, तो ये एक इंस्टेंस डिक्लेयर हो गया रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। सर्कल 1 सबसे इधर मैंने क्या किया हुआ था, सर्कल किया हुआ था, तो अब सर्कल 1 मैंने कर लिया। लेकिन अब सर्कल 1 पे देखिए मैंने सर्कल 1 में सर्कल का जो रेफरेंस बनाया हीप में जिस तरह 1122 है, तो अब ये सर्कल 11 के पास भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ इस हीप में जो रूम है, इस रूम के अब 2 नाम हो गए, एक सर्कल और एक सर्कल 1। तो अब हम यहाँ इसका रिजल्ट चेक करेंगे। अब इसके आउटपुट का आपने गौर करना है, 20, 62.83 और 314.15। अगर मैं इसमें से कुछ सर्कल 1 कर दूं, अब इस एरिया पे फर्क पड़ेगा कि नहीं। अब इसको दोबारा मैं रन कर लूं, 3.1415 वही सेम आ गया। अब मैं इसी ऊपर वाले सर्कल 1 कर लूं, रन, वही 20, 62.83, 3.15। अगेन इसको भी मैं सर्कल 1 कर लूं, रन। अब वो देखिए 20, 62.83, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करोगे तो दूसरे पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक ही एड्रेस पे को हमने 2 नाम दे दिए हैं। और फिर इसको हम नल भी कर सकते हैं कि आप इनमें से किसी एक को खत्म करना है। लेट्स सपोज मैंने सर्कल किया हुआ है, ये लास्ट वाला मैंने सर्कल 1 किया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं नल भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको हटा के नल लिख दूं, तो ये फिर मुझे एरर देगा कि ये इसका लिंक ब्रोकन है। अब ये देखें लास्ट वाले का, इसका लिंक ब्रोकन आ रहा है कि रेफरेंसिंग नल पॉइंटर, कि इसका रेफरेंस नहीं बन रहा सर्कल 1 का, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, नल किया है, रेफरेंस ही खत्म कर दिया। इस तरह अभी इसे पहले स्लाइड में मैंने किया हुआ था। ऑब्जेक्ट मेथड्स, ऑब्जेक्ट मेथड जैसे नाम से ही जाहिर है, ऑब्जेक्ट क्या है, जिस तरह हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। डॉट मेथड नेम वो जो पब्लिक है। जिस तरह इस केस में देखें मेन क्लास जावा में, इस तरह को हम उसको सेट कर लें, यहाँ पे सर्कल का ऑब्जेक्ट बने, ये क्या है, आइडेंटिफायर है या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट डायमीटर, अब यहाँ डायमीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया क्या है, पब्लिक है, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में भी किया था, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब ये जो फंक्शंस हैं ये पब्लिक हैं, ये आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हो सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया सर्कल डॉट डायमीटर, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट मेथड्स। ये ऑलरेडी हमने किया। इसमें फिर हम पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे अगर आपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर मेंशन किया हुआ है, एरिया, अगर एरिया के फंक्शन में इनपुट पैरामीटर है तो फिर यहाँ पे आपने इनपुट पैरामीटर देना होगा। अब आ जाते हैं स्टैटिक फील्ड्स। स्टैटिक का मतलब ये है कि जब आप एक वेरिएबल आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं और एक ऑब्जेक्ट इसमें चेंजेस कर ले, तो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में ये सारी चेंजेस आ जाएंगी। जिस तरह इसको हम स्टैटिक फील्ड्स को इस तरह कह सकते हैं
कि एक यूनिवर्सल वेरिएबल बन जाता है। यूनिवर्सल कैसा, या फिर ग्लोबल, कि पूरी की पूरी जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स इस क्लास के बनाए हैं उन सब में वो चेंजेस जाहिर हो जाएंगे। तो इस तरह यहाँ लिखा है देन चेंज इज विजिबल टू एवरी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक क्लास। जिस तरह एक एग्जांपल है, जिस तरह ऑटो नंबर काउंट फॉर जनरेटिंग आईडी फील्ड वैल्यू। जिस तरह आपने एक क्लास बनाई है, लेट सपोज किसी एम्प्लॉइज की, अगर कोई मैनेजर है फिर और कोई उसकी पोस्ट है, तो उसमें एम्प्लॉय क्या है, आईडी नंबर हमने स्टैटिक किया हुआ है। अगर आप मैनेजर कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट अगर हम एम्प्लॉयज डॉट आई डी करेंगे तो वो चेंज पूरे के पूरे क्लासेस में एक्सेस हो जाएगा, पूरे ऑब्जेक्ट्स में। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस क्लास के उन सब में ये इंक्रीमेंट है वो विजिबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्टैटिक मेथड्स पे। स्टैटिक मेथड्स वो होते हैं जो कि बाय क्लास के नाम से हम उसको एक्सेस कर सकें, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत हमें उसमें नहीं पड़ती। इस तरह यहाँ पे देखिए इंटीजर, अभी क्लास नेम है डॉट पारसेंट, मतलब जिस तरह हम स्ट्रिंग या इंटीजर्स को कन्वर्ट कर लें, जिस तरह स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग जो लेटर है वो कैपिटल है, इंटीजर आई कैपिटल है, स्ट्रिंग में एस कैपिटल है। तो इसी तरह अगर हम अपने प्रोग्राम में अब स्टैटिक मेथड यूज करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे। जिस तरह यहाँ सर्कल है, लेट सपोज मैं सरकमफेरेंस करना चाहता हूँ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो फंक्शंस हैं ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होंगे, लेकिन सरकमफेरेंस क्या होगा, ये क्लास नेम जो कि सर्कल का सी कैपिटल है हमने डिक्लेयर किया हुआ है क्लास, इस नेम के थ्रू ये हम सरकमफेरेंस को हम एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक डबल सरकमफेरेंस, मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अब एरर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल रेडियस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेंट। अब ये स्टैटिक कंटेंट है लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है, ये नॉन स्टैटिक है। तो या तो अब यहाँ इसमें दो पॉइंट्स आ सकते हैं, या तो रेडियस के बजाय आप यहाँ पे इनपुट पैरामीटर दे दे तो वो इनपुट पैरामीटर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होगा और प्रोसेस कर लेगा। लेकिन यहाँ अगर आप कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको उसको भी कन्वर्ट करना है, जिस तरह यहाँ अब यहाँ मैंने स्टैटिक लिख दिया तो यहाँ पे वो एरर खत्म हो, और इसको अभी हम एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के थ्रू, सॉरी कैपिटल सी सर्कल। ये क्या है, अब ये क्लास नेम हो गया, इस क्लास नेम के थ्रू लेट्स सपोज मैं इस डायमीटर को भी कैपिटल सी कर लूँ तो ये मुझे एरर देगा। अभी हमें क्या एरर दे रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड डायमीटर कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेंट। सर्कल डॉट डायमीटर, सर्कल अब क्लास नेम है तो ये स्टैटिक उसके थ्रू नहीं एक्सेस हो सकता, तो ये नॉन स्टैटिक है तो आपने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करना है। तो कैपिटल सी से जो सर्कल स्टार्ट होता है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है तो इसके थ्रू होगा। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, सरकमफेरेंस का देखें आंसर वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने क्या किया, इसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस, इस क्लास नेम के थ्रू एक्सेस किया जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। इसको हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ 12, तो फिर इसको मैं यहाँ चेंज कर लूँगा, इस रेडियस को आप स्टैटिक हटा लें, लेकिन और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट z, और यहाँ रेडियस की बजाय मैं लिख देता हूँ z। अब क्या हुआ कि वही स्टैटिक वेरिएबल है इस फंक्शन नेम के लिए। अब ये फंक्शन क्या है, ये एक स्टैटिक फंक्शन है जो कि क्लास नेम के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे किसी भी जगह से, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए ये वैल्यू सेम हो जाएगी सरकमफेरेंस की जब भी हम यूज करेंगे। तो उसको रन करेंगे तो वही आउटपुट आ रहा है 75, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी काफी डिटेल्स में। थैंक यू।